Hey, hi, back to see you again. I welcome you to another session of Development in Digital Payments, that is part 3. We have already covered part 1 as well as part 2 in my earlier lectures, and you can find that in my playlist named as Finance Digital Payments. So, this is the part 3. The some of the subtopics that we are going to study in this particular lecture are with respect to USSD, AEPS, UPI, BHIM, BBPS, NETC, UPI QR, Bharat QR, static QR versus dynamic QR. So these are the topics that has been taken from the NPCI website directly. These are the content that has been taken from the NPCI website directly. So all the things that are covered on this website which are important from your examination point of view has been covered in this particular lecture. So kindly be patient and watch the entire lecture. So without wasting any further time, let's move on to our first section, that is with respect to USSD. USSD क्या होता है पता होना चाहिए. USSD stands for Unstructured Supplementary Service Data. ये क्या है? ये ऐसी फैसिलिटी है जो फीचर फोन्स यूजर्स यूज कर सकते हैं. फीचर फोन यूजर्स, डब्बा फोन यूजर्स जो अभी भी कॉर्टी कीपैड वाला फोन यूज करते हैं ना, सैमसंग वाला फोन यूज करते हैं, नोकिया के फोन्स यूज करते हैं, कीपैड वाले फोन्स. ठीक है, तो अगर यार उनको अगर बैंकिंग सर्विस चाहिए तो वो कैसे ले पाएंगे बैंकिंग सर्विस? ना उनके पास स्मार्टफोन है तो ना ही यूपीआई का यूज कर सकते हैं, ना ही कोई बैंक एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, ना ही नेट बैंकिंग के लिए बैंक की वेबसाइट यूज कर सकते हैं, ना बैलेंस चेक कर सकते हैं, ना कुछ ना कुछ. क्यों? क्योंकि उनके पास इंटरनेट नहीं होता है. इंटरनेट नहीं होता है तो ना ही एप्लीकेशंस डाउनलोड कर पाएंगे, ना ही गूगल का इस्तेमाल कर पाएंगे. ओके, तो अगर ये डब्बा फोन वाले यूजर्स को अगर हमें बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करनी है तो उसके लिए हमारे पास है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा. ये क्या है? एक ये सर्विस है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया हुआ था. ठीक है, बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब स्टार्ट किया था? 2014 में इसको लॉन्च किया था. बट ये सर्विस को डेवलप किसने किया है? ये सर्विस को डेवलप किया है एनपीसीआई ने. ठीक है, तो एनपीसीआई बोलता है कि आप *99# आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, दैट इज जो मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक्ड है, वो मोबाइल नंबर से बस आपको *99# आपको डायल करना है. वो डायल करने के बाद आप बेसिक बैंक फीचर्स को अवेल कर सकते हो. जैसे आप बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हो, आपके बैंक अकाउंट से फंड्स को ट्रांसफर कर सकते हो, और बैंक स्टेटमेंट्स भी आप निकाल सकते हो. तो यूएसएसडी का ये कमाल है. किसके लिए? डब्बे फोन वाले लोगों के लिए, फीचर फोन यूजर्स के लिए. ओके, तो यार ये *99# आपने डाल दिया. ये *99 क्या है? ये यूएसएसडी कोड है. ठीक है, बट ये *99# डालने के बाद अपने आप कैसे बेसिक बैंकिंग सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाती है? ठीक है, उसके पीछे एक सिस्टम बना हुआ है. ठीक है, तो आप यहां से *99# अगर आप एंटर कर रहे हो तो वो सर्वर को, वो सिस्टम सर्वर को मैसेज जाएगा और उसके थ्रू सारी की सारी चीजें प्रोसेस की जाएगी. सो जो बैक एंड में सिस्टम बना हुआ है ना, वो सिस्टम को आप बोलते हो NUUP. क्या बोलते हो? NUUP. दैट स्टैंड्स फॉर नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म. ठीक है, NUUP, नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म. कब लॉन्च किया है? 2014 में लॉन्च किया है. किसने किया है? इंडियन गवर्नमेंट ने. डेवलप किसने किया है इसको? इसको डेवलप किया है एनपीसीआई ने. एनपीसीआई कब बना है? 2008 में बना है. एनपीसीआई के हेडक्वार्टर्स कहां पे? मुंबई, महाराष्ट्र में. एनपीसीआई के हेड कौन है? दैट इज दिलीप असबे. आई होप this is very much clearer to you. Okay, so now let's move on to some another service that has been launched by NPCI.
and that service named is Aadhaar enabled payment system. ये क्या होता है? अभी इसको आप आधार ब्रिज पेमेंट सिस्टम के साथ बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। आधार ब्रिज पेमेंट सिस्टम क्या होता है हमने पहले लेक्चर में देख लिया था डिजिटल पेमेंट्स के, ठीक है। यहां पे हम क्या पढ़ रहे हैं? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम किसकी लाइफ इजी कर रहा है? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम हम जैसे लोगों की लाइफ इजी कर रहा है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बेसिकली हम जैसे कंज्यूमर्स की, हम जैसे लोगों की लाइफ इजी करने का काम आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम कर रहा है। हम जैसे मतलब कौन? हम जैसे मतलब बेसिकली इनके मेजरली कस्टमर्स रूरल एरियाज में होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि रूरल एरियाज में इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होती है इतनी ज्यादा। अगर रूरल एरियाज में इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है तो राहुल राहुल के बैंक अकाउंट से पैसा किसी को ट्रांसफर कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। राहुल सारे बैंकिंग सर्विसेज अवेल कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ब्रांच की कनेक्टिविटी ही नहीं है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी ही नहीं है। ओके, तो यहां पे बोला गया है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम में क्या बोला गया है कि आधार कार्ड के मदद से पहली बात तो आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा और आधार कार्ड के नंबर से ही आप पैसा भी ट्रांसफर कर पाओगे ऐसे किसी बंदे को, ऐसे किसी इंडिविजुअल को जिसका भी आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट हो, ठीक है। तो ये आप कैसे कर पाओगे? ठीक है, फॉर एन एग्जांपल राहुल रूरल एरिया में रह रहा है, उसको उसका आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है, उसका आधार इनेबल्ड बैंक अकाउंट है। राहुल एक रूरल एरिया में रह रहा है, उसका एक फ्रेंड रह रहा है मुंबई में। तो यार राहुल को के पास तो इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है तो पेमेंट्स तो कर ही नहीं पाएगा राहुल, ठीक है। राहुल के गांव में कोई बैंक भी नहीं है तो बैंक में जाके भी वो पेमेंट नहीं कर पाएगा, बट उसको पेमेंट तो करना है। तो वो कैसे कर पाएगा? विद द हेल्प ऑफ बैंक ब्रोकर। बैंक के ब्रोकर मतलब कौन? बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स, ठीक है। बैंक के ब्रोकर मतलब बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स। बिजनेस करस्पॉन्डेंट क्या करते बताता हूं, जस्ट हैंग ऑन। सो बैंक के ब्रोकर कौन है? बिजनेस करस्पॉन्डेंट। ओके, तो जब भी राहुल को अपने अकाउंट से अपने फ्रेंड को पैसा भेजना है बट उसके पास उसके गांव में ब्रांच भी नहीं है, बैंक ब्रांच भी नहीं है और उसके घर पे इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं है, तो वो क्या कर सकता है? वो बिजनेस करस्पॉन्डेंट को मिल सकता है, दैट इज बैंक के ब्रोकर को मिल सकता है और उसको बोल सकता है, उसको क्या बोल सकता है कि यार मेरे अकाउंट में पैसे है, आप ये पैसे ले लो और ये पैसा लेके आप मेरे फ्रेंड को पैसा ट्रांसफर कर दो। तो बेसिकली क्या होता है? राहुल बिजनेस करस्पॉन्डेंट को अपना आधार नंबर बताएगा, ठीक है, और ऑथेंटिकेशन दे देगा, एक फिंगरप्रिंट लगा देगा माइक्रो एटीएम्स में, ठीक है। तो वो माइक्रो एटीएम्स के थ्रू क्या हो जाएगा? राहुल फिंगरप्रिंट लगाने के बाद माइक्रो एटीएम्स के थ्रू राहुल के अकाउंट से पैसा डेबिट किया जाएगा बिजनेस करस्पॉन्डेंट के थ्रू और वो पैसा डायरेक्टली डिजिटल मोड के माध्यम से अपने मुंबई वाले फ्रेंड को भेजा जाएगा विद द हेल्प ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट। ओके, क्या लिखा हुआ है मैं और एक बार बताता हूं, जस्ट धीरे धीरे एक एक चीज पढ़ लो। AEPS क्या है यार? बैंक लेड मॉडल है फॉर डिजिटल पेमेंट्स दैट वाज इनिशिएटेड to leverage the presence and reach of Aadhaar. Under this system, customers can use their Aadhaar linked accounts to transfer money between two Aadhaar linked bank accounts. EPS doesn't require any physical activity like visiting a branch, using debit or credit cards, or making a signature on a document. This bank-led model allows digital payment at POS via business correspondent using Aadhaar authentication. राहुल एक रूरल एरिया में रहता है, राहुल बिजनेस करस्पॉन्डेंट के पास चले जाएगा, उसको बोलेगा मेरे बैंक अकाउंट में इतना पैसा है बट मैं डिजिटली मेरे फ्रेंड को ट्रांसफर नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है।
तो राहुल बिजनेस करस्पॉन्डेंट के पास जाएगा, वो माइक्रो एटीएम क्या होते हैं? ऐसे एटीएम जो हाथ में यूज करके बिजनेस करस्पॉन्डेंट यूज करता है, ठीक है। बिजनेस करस्पॉन्डेंट ये एटीएम्स हाथ में यूज कर सकता है, ये एटीएम मशीन्स हाथ में यूज कर सकता है, उसको आप माइक्रो एटीएम्स बोलते हो, ठीक है। माइक्रो एटीएम्स का एक फीचर आपको पता होना चाहिए, ये छोटे छोटे डिवाइस होते हैं, छोटे छोटे एटीएम डिवाइस होते हैं, जहां पे आपको फिंगरप्रिंट लगानी पड़ती है तो ही जाके राहुल अपना ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करता है। तो ये फिंगरप्रिंट लगाने के बाद राहुल के बैंक अकाउंट से पैसा डेबिट हो जाएगा, और एक बार बिजनेस करस्पॉन्डेंट को जब पैसा मिल जाएगा तो बिजनेस करस्पॉन्डेंट अपने बैंक अकाउंट में जो भी पैसा है उस पैसे से राहुल के फ्रेंड को मुंबई में पैसा ट्रांसफर कर देगा। दिस इज व्हाट इज द यूज ऑफ आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। सारी की सारी चीज एक आधार कार्ड के नंबर के थ्रू की जाती है। तो राहुल को ना ही खुद का बैंक अकाउंट नंबर बताने की जरूरत है, राहुल को ना ही उसके फ्रेंड का बैंक अकाउंट नंबर बताने की जरूरत है। राहुल बस खुद का आधार नंबर बता देगा, राहुल उसके फ्रेंड का आधार नंबर बता देगा, बस ये बता देगा तो पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा विथ जस्ट द ऑथेंटिकेशन ऑन द माइक्रो एटीएम्स। आई होप दिस इज डैम क्लियर। ओके, बिजनेस करस्पॉन्डेंट क्या? यार बिजनेस करस्पॉन्डेंट को बैंक मित्र भी बोलते हैं। बिजनेस करस्पॉन्डेंट ये बैंक के ब्रोकर्स होते हैं, मतलब बैंक के बिहाफ में बैंक की मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, ठीक है। यार बैंक हर जगह हर रूरल एरियाज में अपने ब्रांचेस तो नहीं बना सकती है ना, हर रूरल एरियाज में बनाएगी तो बैंक्स के लिए बहुत ज्यादा कॉस्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट देना पड़ेगा, वहां पे एम्प्लॉयज को सैलरीज देनी पड़ेगी, कंप्यूटर्स लगाना पड़ेगा, ये तरह तरह का चार्जेस, ये तरह तरह की कॉस्ट एक बैंक को बेयर करनी पड़ेगी। अगर बैंक ऑब्वियसली ये कॉस्ट को बेयर करेगा तो बैंक का नेट प्रॉफिट कम होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए बैंक बोलती है हम हर एक रूरल एरिया में अपना ब्रांचेस तो सेटअप नहीं करेंगे, बिकॉज दैट इज अ कॉस्टलियर अफेयर फॉर अस। तो बैंक बोलती है हम एक बंदे को अपॉइंट कर देंगे, वो बंदा हमारे बीएफ में हमारे सारे काम करेगा। जैसे बिजनेस करस्पॉन्डेंट क्या करता है? पैसा विड्रॉ करने का काम करता है। अगर किसी कस्टमर को, जैसे राहुल कस्टमर है, तो राहुल के गांव में ना ही एटीएम है ना ही बैंक से, तो राहुल क्या करेगा? बिजनेस करस्पॉन्डेंट के पास जाएगा और उसको बोलेगा कि मेरे बैंक अकाउंट से पैसा डेबिट करके दे दो, तो बिजनेस करस्पॉन्डेंट वो कर देगा। राहुल को अगर पैसा डिपॉजिट भी करना है तो राहुल कैश लेके बिजनेस करस्पॉन्डेंट के पास जाएगा, उसको बोलेगा कि यार मेरे बैंक अकाउंट में आप पैसा जमा कर दो, ठीक है। राहुल को अगर लोन एप्लीकेशन भी फाइल करना है तो वो लोन एप्लीकेशन पे बिजनेस करस्पॉन्डेंट के थ्रू फाइल करेगा। राहुल को अगर बैंक के थ्रू इंश्योरेंस भी खरीदना है तो बिजनेस करस्पॉन्डेंट के थ्रू राहुल इंश्योरेंस खरीद सकता है। तो राहुल मोस्ट ऑफ द बैंकिंग सर्विसेज बिजनेस करस्पॉन्डेंट के थ्रू कर रहा है, तो इसलिए बिजनेस करस्पॉन्डेंट को हम क्या बोलते हैं? दिस इज नथिंग बट अ ब्रोकर ऑफ अ बैंक। ओके, तो बिजनेस करस्पॉन्डेंट मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस भी कर सकता है, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस भी कर सकता है। एक बिजनेस फैसिलिटेटर भी होते हैं, वो क्या कर सकते हैं? बस नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ही परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब बिजनेस फैसिलिटेटर पैसे का लेन देन नहीं कर सकते हैं, बट बाकी का सारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर सकते हैं। जैसे लोन एप्लीकेशन को फाइल करना, अगर किसी को इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के बारे में, डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स के बारे में अगर किसी को नॉलेज प्रोवाइड करना है तो बिजनेस फैसिलिटेटर वो कर सकते हैं, ठीक है। तो बिजनेस करस्पॉन्डेंट दोनों चीज कर सकते हैं, मॉनेटरी एज वेल एज नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस में हेल्प कर सकते हैं। बिजनेस फैसिलिटेटर ओनली नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस में ही हेल्प कर सकते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस दैट यू शुड रिमेंबर फॉर एवरी टाइम। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। If this is clear, let's move on to next slide. Next is about UPI. You already know what is UPI because we have studied this in our business standard sessions. You already know there are limits
by UPI, because we have already studied this in business standard sessions. You already know there has been increased in one of the limits of UPI, that is with respect to education sector and hospital sector. This has been announced in the recent monetary policy. So can you please tell me what is the enhanced limit on the education as well as medical sector that has been recently announced in the monetary policy committee meeting? This is your homework. Kindly do let me know in the comment section. Okay. So we will study what I did not taught you till now. So first is यूपीआई पे कोई भी चार्जेस आपको नहीं लगते हैं, यू ऑल नो दैट. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये 1 अप्रैल 2023 से ये चीज इफेक्टिव हो गई है इंडिया में. क्या इफेक्टिव हो गई है एक बार पढ़ लेंगे. NPCI has recommended an interchange fee of up to 1.1% on UPI transactions above rupees 2000 made through PPIs. Oh my god, PPI. You already know about PPI because I have covered this in my yesterday's lecture. Okay. So interchange fee of up to 1.1% on UPI transactions above rupees 2000. This fee will be paid by the merchant who is receiving the payment. Okay. Small shopkeepers who have a projected monthly inward UPI transactions of less than or equal to 50,000 rupees are exempted from this payment. Fee to be paid only when two different wallets are involved. For instance, if a customer tries to make a PPI payment via Google Pay or Paytm at a store or online, and the QR code is that of PhonePe, then PhonePe will receive the applicable interchange fee from the merchant. Okay. If payment is done from one Paytm wallet to another Paytm wallet, then no fees is charged. No fees is charged if UPI is done using a bank account and not through a wallet. Okay. So यहाँ पे क्या बोला गया है, एनपीसीआई ने एक इंटरचेंज फी का कंसेप्ट लॉन्च किया है, जहां पे ये बोला गया है अगर राहुल एक कस्टमर है, वो यूज कर रहा है मोबीक्विक का वॉलेट, ठीक है, बट मोबीक्विक का वॉलेट वो यूज कर रहा है और वो गया है एक मेडिकल में मेडिसिन खरीदने. ओके. तो वो यूज कर रहा है मोबीक्विक का वॉलेट, बट मेडिकल में क्यूआर कोड लगा हुआ है पेटीएम का. ओके. तो यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर ऐसी चीज है, आप यूज कर रहे हो एक दूसरा वॉलेट, बट आप पेमेंट कर रहे हो एक अलग ही क्यूआर कोड पे, तो उस केस में आपको क्या होगा, उस केस में मर्चेंट्स को इंटरचेंज फी देनी पड़ेगी टू दी पीपीआई यूजर, टू दी पीपीआई's merchants. ठीक है. I'll clear this again. For an example, this fee will be paid by the merchants who is receiving the payment. Okay. For an example, राहुल गया है मेडिकल स्टोर में, राहुल के पास मोबीक्विक का वॉलेट था, मोबीक्विक के वॉलेट्स के थ्रू उसने पेमेंट किया है पेटीएम को. ठीक है. पेटीएम के क्यूआर का यूज करके उसने पेमेंट किया है वो मेडिकल वाले को. ओके. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, राहुल के पास मोबीक्विक वॉलेट था, राहुल ने पेमेंट किया है पेटीएम के क्यूआर कोड पे, जो कि दो अलग अलग कंपनीज है. ठीक है. तो यहाँ पे राहुल का पेमेंट किसको जा रहा है, राहुल का पेमेंट जा रहा है मेडिकल वाले को, बट मेडिकल वाले के पास तो अलग अलग क्यूआर कोड पे पेमेंट किया गया है राहुल के द्वारा. तो उस केस में मेडिकल वालों को पेटीएम को इंटरचेंज फी देनी पड़ेगी. किसको देनी पड़ेगी, राहुल को फी नहीं देनी पड़ रही है. फी किसको देनी पड़ रही है, वो मेडिकल वाले को देनी पड़ रही है टू दी पेटीएम. ठीक है. क्यों, क्योंकि वहां पे पेटीएम का स्कैनर लगा हुआ था.
अगर पेटीएम के स्कैनर के जगह पे अगर मोबीक्विक का स्कैनर लगा होता तो उस केस में वो मेडिकल वालों को कोई भी चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो राहुल कोई भी वॉलेट यूज कर रहा हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क जब ही पड़ता है अगर राहुल का वॉलेट और वहां पे लगा हुआ स्कैनर डिफरेंट हो। तो अगर ये डिफरेंट चीज है तो जहां पे जो भी स्कैनर लगा हुआ है जिस भी मर्चेंट का, जिस भी क्यूआर मर्चेंट का, तो वो क्यूआर मर्चेंट को ये मेडिकल वालों को पैसा देना पड़ेगा। तो मेडिकल वाला पैसा देगा, कब देगा? जब राहुल ट्रांजैक्शन करता है अबाउट 2000 रुपीज। कब करता है? जब राहुल ट्रांजैक्शन करता है अबाउट 2000 रुपीज। तो मैक्सिमम चार्जेस ये मेडिकल वालों को कितना लग सकता है? अप टू 1.1%। कितना? अप टू 1.1%। ओके, बट कुछ कुछ एग्जेम्पशन है यार। अगर मेरा मेरा मेडिकल वाला जिसके पास मैं गया ना, वो उसका धंधा ही नहीं है, उसका बिजनेस ही नहीं है वो मेडिकल वाले का, तो उस केस में क्या हो रहा? उसको कोई भी इंटरचेंज फी देने की जरूरत नहीं है। बट लिमिट क्या है? अगर वो मेडिकल वाले का उसके अकाउंट में अगर इनवर्ड यूपीआई ट्रांजैक्शंस लेस देन 50,000 रुपीज के हो रहे हैं एक पर्टिकुलर मंथ में, तो उसको कोई भी इंटरचेंज फी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ, यू नीड टू रिमेंबर दिस, दैट इज 2000 रुपीज, 1.1% और 50,000 रुपीज। ओके, नीचे तो बात की गई है हमने। अगर मैं वॉलेट के थ्रू नहीं, अगर मैं मेरे बैंक अकाउंट के थ्रू पैसा पे कर रहा हूं ना, तो उस केस में कोई भी इंटरचेंज फी मेडिकल वाले को क्यूआर मर्चेंट को देनी नहीं पड़ेगी। ओके, और कब नहीं देनी पड़ेगी? अगर राहुल मोबीक्विक का वॉलेट यूज कर रहे हैं और आगे मोबीक्विक का स्कैनर लगा हुआ है, तो उस केस में भी राहुल को, आई मीन मेडिकल वाले को, क्यूआर मर्चेंट को कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगा, कोई भी इंटरचेंज फी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप दिस इज डैम क्लियर। सो नेक्स्ट इज अबाउट भीम। भीम क्या है यार? देखो, जैसे फोन पे है, यूपीआई की टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, गूगल पे है, यूपीआई की टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, मतलब आपको यूपीआई के मदद से पैसा ट्रांसफर करने का प्रबंध किया जा रहा है बाय दी फोन पे और गूगल पे। ठीक है, तो फोन पे ने क्या किया, गूगल पे ने क्या किया है, अपने प्लेटफॉर्म पे यूपीआई टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय किया है, अपने प्लेटफॉर्म पे यूपीआई टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल किया है। तो इसी के वजह से राहुल जैसे और आप जैसे लोग फोन पे और गूगल पे के माध्यम से क्या कर सकते हो? पे कर सकते हो। ठीक है, यूपीआई के माध्यम से पेमेंट्स ट्रांसफर कर सकते हो। बट ये तो प्राइवेट कंपनीज है यार, गवर्नमेंट का भी तो कुछ होना चाहिए ना ऐसा, ताकि गवर्नमेंट के एप्लीकेशन का यूज करके हम जैसे लोग पैसा ट्रांसफर कर सके। ओके, किसके माध्यम से? यूपीआई के माध्यम से। तो भीम क्या है? ये एक पेमेंट एप्लीकेशन है जो यूज कर रहा है यूपीआई टेक्नोलॉजी को। ठीक है, तो भीम ऐप के थ्रू भी आप और मेरे जैसे लोग फंड्स को ट्रांसफर कर सकते हो किसी भी लोगों को। एक तो कोई भी लोगों को भी कर सकते हो, कोई भी मर्चेंट्स को भी आप कर सकते हो। Okay, so this is the app that has been made by the government of India, specifically the NPCI. This is just like as of Google Pay or the Phone Pay, but Phone Pay and Google Pay are the private companies and Bheem app is by the government owned company, that is NPCI. NPCI. So ये जो भीम किसने बनाया है? NPCI ने बनाया है। भीम को लॉन्च किसने किया है? भीम को लॉन्च किया है 30 नवंबर, नरेंद्र मोदी जी ने। कब किया है? 30 दिसंबर 2016 को। ओके, भीम ये किसको ऑनर करने के लिए नाम रखा है? हमारे आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी। ओके, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है? वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन द फर्स्ट लेक्चर ऑफ डिजिटल पेमेंट्स। इफ यू हैव नॉट वॉच्ड दैट लेक्चर, kindly do watch that so that you could be able to gauge
how the digital payments are improving the financial inclusion in our country. If you are unsure about it, kindly do watch it again, my first lecture. हाउ इज भीम डिफरेंट फ्रॉम यूपीआई? यार यूपीआई क्या एक टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी आपको क्या कर रहा है, आपको अलाउ कर रहा है कि पैसे एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करने के लिए। बट ये टेक्नोलॉजी से थोड़ी ना काम चलेगा, एक कुछ ना कुछ प्लेटफॉर्म तो चाहिए ना जिसके मदद से हम जैसे लोग ये टेक्नोलॉजी का यूज कर सके। तो ये प्लेटफॉर्म कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है भीम। ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है फोन पे, गूगल पे, बट फोन पे, गूगल पे आर द प्राइवेट कंपनीज, भीम इज अ इंडियन कंपनी, ठीक है, Indian application that has been developed by NPCI. Okay, this is the government application, that is owned by the NPCI. So UPI is a technology, Bhim is an application which is using this UPI technology. Okay, just read through this, just go on. I'll give you 30 seconds, just kindly go through this. या ये भारत बिल पेमेंट सिस्टम क्या है? यार देखो, आप अगर हर महीने आप इलेक्ट्रिसिटी का रिचार्ज करते होंगे, हर महीने आप डीटीएच का रिचार्ज करते होंगे, हर महीने आप वाटर बिल्स का रिचार्ज करते होंगे, हर महीने आप गैस का रिचार्ज करते होंगे, हर महीने आप इंश्योरेंस खरीदते होंगे, इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करते होंगे, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते होंगे, क्रेडिट कार्ड्स के बिल करते होंगे, फास्टैग के रिचार्जेस करते होंगे, ठीक है। ये तो आप हर महीने, यार ये तो रिकरिंग पेमेंट से हमें तो लगते ही लगते हैं ये चीजें, ठीक है। तो बट इसके लिए क्या हो रहा है, आपको म्यूचुअल फंड अगर आपका है तो अलग वेबसाइट पे जाना पड़ रहा है, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना है तो अलग वेबसाइट पे जाना पड़ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है तो अलग वेबसाइट पे जाना पड़ रहा है, डीटीएच का रिचार्ज करना है तो अलग इस पे जाना पड़ रहा है, मोबाइल के रिचार्जेस करने तो अलग वेबसाइट पे जाना पड़ता है। ओके, बट ये अगर आप अलग अलग वेबसाइट पे जा रहे हो तो क्या हो रहा है, आपका टाइम बड़ा वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके टाइम को बचाने के लिए हमने ये सारी सर्विसेज आपको एक ही जगह पे दे दी हुई है। तो ये सारी सर्विसेज आप कहाँ पे यूज कर सकते हो? ये सारी सर्विसेज आप भारत बिल पेमेंट सिस्टम के मदद से आप यूज कर सकते हो। पढ़ लीजिए एक बार। Instead of navigating through multiple individual websites, BBPS consolidates all these services on a single platform, allowing customers to select and process payments seamlessly. This centralized approach eliminates the needs to visit each service provider website separately, provide users with a more efficient and user friendly experience. ठीक है, तो आपका अलग अलग वेबसाइट पे जाने का हैसल उन्होंने कम किया है। उन्होंने क्या किया है, बेसिकली सारे सर्विसेज को आपके लिए एक ही प्लेटफॉर्म पे लाके रखा हुआ है। ये कौन से टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो रहा है, ये कौन से सिस्टम के माध्यम से हो रहा है? ये हो रहा है बिकॉज ऑफ भारत बिल पेमेंट सिस्टम, ठीक है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है भारत बिल पेमेंट सिस्टम, इसमें दो एंटिटीज शामिल होती है। एक कौन सी? एक तो ऑब्वियसली जो आपको ये सारे के सारे सर्विसेज एक जगह पे लाके देने का काम कर रही है, वो कंपनी तो रहेगी ही रहेगी। फॉर एन एग्जाम्पल, एसबीआई का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप इलेक्ट्रिसिटी पे कर रहे हो, टेलीकॉम का पेमेंट कर रहे हो, डीटीएच का पेमेंट कर रहे हो, गैस का पेमेंट कर रहे हो, वाटर बिल्स का पेमेंट कर रहे हो, इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर रहे हो, म्यूचुअल फंड्स का भी कर रहे हो। सो उसको आप क्या बोलोगे? उसको आप भारत बिल पे ऑपरेटिंग यूनिट बोलोगे, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, पेटीएम पे अगर आप ये सारी की सारी चीजें कर पा रहे हो तो आप उसको क्या बोलोगे? भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट, दैट इज BBPOU। तो BBPOU एक बैंक भी हो सकती है
या फिर एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी भी हो सकती है। तो बैंक भी हो सकती है और नॉन बैंक भी हो सकती है। तो जो भी एंटिटी है जिसको ये बीबीपीएस का काम करना है, एज अ बीबीपीओयू काम करना है, उसको ऑथराइजेशन, उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा किससे? ऑब्वियसली फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, तो ये क्या है यार, भारत बिल पेमेंट सेंट्रल यूनिट, ये क्या है? ये बस एक ही है हमारे इंडिया में, दैट इज एनपीसीआई। तो एनपीसीआई ये देखता है कि भारत बिल पेमेंट सिस्टम के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज होना चाहिए, भारत बिल पेमेंट सिस्टम कैसा काम करना चाहिए, उसका यूजर एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो भारत बिल पेमेंट सिस्टम कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, उसका एंड टू एंड वर्कफ्लो देखने का काम आपके एनपीसीआई का होता है। तो इसीलिए आप एनपीसीआई को क्या बोलते हो? इसीलिए आप एनपीसीआई को बोलते हो भारत बिल पेमेंट सेंट्रल यूनिट। सेंट्रल यूनिट इज एनपीसीआई, आरबीआई नहीं, याद रखो। आरबीआई ने ऑथराइज किया है एनपीसीआई को टू डू ऑल दिस फंक्शंस ऑफ बीबीपीएस। ठीक है, पेमेंट ऑपरेटर्स कौन से हैं? पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट्स ऐसे लोग हैं जो ये सर्विसेज को एक जगह पे क्लब करने का काम कर रहे हैं। जैसे पेटीएम इज द भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। एनईटीसी क्या है? एनईटीसी इज वेरी इजी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। ये हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया है एनपीसीआई ने, जिसके मदद से आपके गाड़ियों का, आपके 4 व्हीलर्स का, 6 व्हीलर्स का, 8 व्हीलर्स का जो भी टोल में, पहले टोल में आपको पहले रुकना पड़ता था और आपको एक तो कैश जमा करनी पड़ती थी, या फिर डेबिट कार्ड यूज करना पड़ता था, या फिर आपको यूपीआई यूज करना पड़ता था। तो उसमें क्या होता था, काफी ज्यादा टाइम आपका टोल पे करने में ही जाता था। बट गवर्नमेंट चाहती थी कि ये जो टोल्स पे जितना भी टाइम लग रहा है ना, उसको हम रिड्यूस कर ले। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने एनपीसीआई को बोला कि क्यों आप ऐसी एक टेक्नोलॉजी नहीं ला सकते हो जिसके मदद से जब भी गाड़ी वो टोल नाके पे पहुंचेगी, वो फास्टैग के माध्यम से ऑटोमेटिकली आपके फास्टैग वॉलेट्स के थ्रू पैसा डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके गाड़ी पे फास्टैग स्टिकर लगा होता है और उसके माध्यम से ऑटोमेटिकली पैसा डेबिट हो जाता है जब भी आप टोल पे पहुंच रहे हो। तो इसके मदद से क्या हो गया, आपका जो पेमेंट टाइम है वो कम हो गया। ठीक है, अगर पहले आपको 5 मिनट रुकने पड़ते थे, तो अभी ये चीज आपको 4 सेकेंड में ही आप पे कर पा रहे हो आपके टोल्स। तो इसमें देखो कितना टाइम बच रहा है आपका। ठीक है, so it's a very good thing, you should remember this. NETC नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। तो ये NETC ने फास्टैग टेक्नोलॉजी निकाली है। ये फास्टैग टेक्नोलॉजी से ही आपका टोल पे रुकने वाला टाइम कम हुआ है। बट ये फास्टैग, ये जो टेक्नोलॉजी है किस पे बेस्ड है? ये जो फास्टैग है ये आपके RFID टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? RFID पे, दैट इज रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी। ये सवाल 2017 या 2018 में आरबीआई ग्रेड बी में पूछा गया था। ये एनईटीसी पे 3 सवाल पूछे गए थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो टाइम पे ही ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो याद रखो NETC फास्टैग इज डिपेंडेंट ऑन द टेक्नोलॉजी कॉल्ड एज RFID। RFID का फुल फॉर्म है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी। ओके, नेक्स्ट इज QR कोड्स। QR कोड्स आपको पता है? ओके, बट भारत QR क्या होते हैं ये नहीं पता होगा आपको। ठीक है, QR कोड्स के माध्यम से आप मर्चेंट्स को भी पे कर सकते हो और आप आपके फ्रेंड को भी पे कर सकते हो। ठीक है, सो यूपीआई कोड, देखो QR कोड जो लिखा हुआ है उसको आप क्या बोलते हैं? यूपीआई QR कोड भी बोलते हो। ठीक है, या फिर आप उसको भीम QR कोड भी बोलते हो। तो ये जो भीम QR कोड है या फिर QR कोड है,
उसके माध्यम से आप पर्सन टू पर्सन पेमेंट्स भी कर रहे हो और आप पर्सन टू मर्चेंट भी पेमेंट्स कर सकते हो। तो आप अगर आपके फ्रेंड को पेमेंट कर रहे हो दैट इज क्यूआर कोड, बट आप आपके मर्चेंट को पेमेंट कर रहे हो तो वो क्यूआर कोड भी हो सकता है या फिर वो भारत क्यूआर भी हो सकता है। ठीक है, तो याद रखिए, पहले पढ़ लेंगे हम। भारत क्यूआर क्या है यार? ये पर्सन टू मर्चेंट मोबाइल पेमेंट सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये ऐसे क्यूआर कोड्स लगे होते हैं कहीं कहीं जगह पे, कई कई मर्चेंट्स के शॉप्स पे, जहां पे आप पेमेंट्स उनको कर सकते हो इसके माध्यम से। तो ये भारत क्यूआर का क्या बेनिफिट है? भारत क्यूआर का जो ये बेनिफिट है, जब भी आप उसको स्कैन करोगे, ठीक है, पहले तो आपको मर्चेंट का नाम दिख जाएगा, उसके बैंक की इंफॉर्मेशन दिख जाएगी और एड्रेस भी दिख जाएगा। ठीक है, ये भारत क्यूआर कोड्स के पे आप क्या कर सकते हो? आप डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट्स कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू भी पेमेंट्स कर सकते हो। ठीक है, तो देखो भारत क्यूआर बस पर्सन टू मर्चेंट्स के पेमेंट्स के लिए यूज हो सकता है, पर्सन टू पर्सन के लिए नहीं। बट भीम क्यूआर पर्सन टू मर्चेंट और पर्सन टू पर्सन के लिए भी यूज हो सकता है। ओके, तो ये चीज आपको याद रखना है। तो मर्चेंट्स के आउटलेट्स पे आपको दो तरह के क्यूआर दिख सकते हैं, एक तो भारत क्यूआर और क्यूआर भीम क्यूआर। बट बट जो भी मर्चेंट्स है 99% और 95% ऑफ द मर्चेंट्स भारत क्यूआर ही यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे? क्योंकि भारत क्यूआर उनको एडिशनल लिमिट्स प्रोवाइड करता है। भीम क्यूआर के मदद से जो भी मर्चेंट्स होते हैं वो 12,000 रुपए तक ही पैसा एक बंदे से एक्सेप्ट कर सकते हैं। बट भारत क्यूआर में ऐसा कोई भी लिमिट नहीं है, तो ऑब्वियसली मर्चेंट क्या करेंगे? मर्चेंट्स सोचेंगे कि हमें भारत क्यूआर ही चाहिए। ठीक है, भारत क्यूआर क्या करता है? पेमेंट मैनेजमेंट सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करता है। बेसिकली मर्चेंट्स को ये भी तो देखना पड़ेगा ना, एक दिन में उनको कितने ट्रांजैक्शन, उनके पास कितना पैसा आया, एक एक्सेल शीट में उनको देखना होगा, डैशबोर्ड्स की मदद से देखना होगा, ग्राफ्स की मदद से देखना होगा। उनको ये भी देखना है कि मेरे एक दिन में कितने पेमेंट सक्सेसफुल हुए, कितने पेमेंट्स फेल हुए, पिछले दिन के हिसाब से मेरे पास आज कितने पैसे आए, ये भी तो उनको देखना होगा ना, ताकि वो बिजनेस को ट्रैक कर सके कि उनका बिजनेस कैसा चल रहा है। तो ये सारी फैसिलिटीज भी भारत क्यूआर पहुंचाता है, भीम क्यूआर नहीं पहुंचाता है। ठीक है, तो इसलिए कोई भी मर्चेंट भारत क्यूआर को ही यूज करना चाहेगा। ओके, सो याद रखो भारत क्यूआर पर्सन टू मर्चेंट के लिए ही है। भारत क्यूआर डेवलप किया गया है किसने? एनपीसीआई ने मिलके, वीजा ने मिलके और मास्टर कार्ड ने मिलके। किसने? एनपीसीआई, वीजा और मास्टर कार्ड ने मिलके। ठीक है, भारत क्यूआर और भीम क्यूआर सेम है क्या? बिल्कुल सेम नहीं है। क्यों? हमने बात कर लिया है ना, भीम क्यूआर जो यूज किया जाता है पर्सन टू पर्सन और पर्सन टू मर्चेंट के लिए यूज किया जाता है, जहां पे आप वीपीए वर्चुअल पेमेंट एड्रेस के थ्रू या फिर क्यूआर कोड्स के थ्रू आप पेमेंट्स कर सकते हो। भारत क्यूआर बस पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शंस के लिए ही यूज किया सकता है। ओके, और ये भारत क्यूआर के मदद से आप डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स और यूपीआई के थ्रू पेमेंट्स कर सकते हो। तो आजकल आप देखते होंगे पेट्रोल पंप्स जा रहे हो आप, तो पेट्रोल पंप्स में ना पहले से ही उनके एटीएम कार्ड मशीन में क्यूआर कोड्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, और वो क्यूआर कोड्स में वो डिसाइड करते हैं कि उनको कितना पैसा चाहिए आपसे। मतलब उनके पास जो एटीएम कार्ड मशीन होती है वहां पे क्यूआर कोड्स रहते हैं। ठीक है, वो क्यूआर कोड्स आपको देते हैं वो लोग, बट वो क्यूआर कोड में पहले से ही कितना अमाउंट पे करना है आपको वो लोग इंस्टॉल कर देते हैं। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल राहुल अगर एचपी के पेट्रोल पंप पे गया, अगर वो भारत क्यूआर के मदद से पेमेंट कर रहा है
वो पर्टिकुलर पेट्रोल पंप पे, ठीक है। तो उसने पेट्रोल डाला है 300 रुपए का, तो 300 रुपए का लिमिट वो सेट कर देंगे जब आपको भारत क्यूआर दिखाएंगे वो एटीएम कार्ड मशीन के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताने का मेरा मकसद है कि भारत क्यूआर में ऑलरेडी लिमिट्स सेट भी की जा सकती है बाय दी मर्चेंट्स, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होगा, राहुल कोई भी अमाउंट का ट्रांजैक्शन वो एचपी पेट्रोल पंप वाले को नहीं कर सकता है। तो राहुल ऐसा हो सकता है ना, राहुल ने यार क्या किया है, 300 रुपए का पेट्रोल डाला है, राहुल ने क्यूआर कोड तो स्कैन कर लिया, और क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद, भीम क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद 300 रुपए के पेट्रोल की जगह उसने 200 रुपए डाल दिए, या फिर गलती से उसने 3000 रुपए डाल दिए। तो उस केस में क्या हो गया, 200 रुपए डाल दिए, तो उस केस में मर्चेंट का नुकसान हो गया अगर उसने ट्रांजैक्शन को वेरीफाई नहीं किया। तो 300 रुपए की जगह पे राहुल ने 3000 रुपए डाल दिए, तो उस केस में राहुल के जेब से ज्यादा पैसे चले गए, ठीक है। तो राहुल का नुकसान हो जाएगा अगर उसने चीज को वेरीफाई नहीं किया तो। बट भारत क्यूआर में ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि पहले से ही कितना अमाउंट वो पेट्रोल पंप वाले को राहुल से कलेक्ट करना है वो ऑलरेडी उस पर डला गया है। तो भारत क्यूआर का अगेन ये बहुत बड़ा मेन एडवांटेज है for the customer as well as to the merchants also. I hope this is very clear. तो ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, स्टैटिक और डायनेमिक क्यूआर क्या होता है, पढ़ लो आपको समझ में आ जाएगा। स्टैटिक क्यूआर कोड is an open QR code that can accept any amount of payment. The customer will have to enter the amount at the time of payment, ठीक है। तो स्टैटिक क्यूआर कोड क्या होता है, राहुल पेट्रोल पंप पे गया, राहुल ने क्यूआर कोड स्कैन किया, तो राहुल जितना मर्जी चाहिए उतना पैसा उसमें डाल सकता है, उतना अमाउंट डाल सकता है, उसको आप स्टैटिक क्यूआर कोड बोलोगे। डायनामिक क्या होता है, डायनामिक में राहुल कुछ नहीं कर सकता है, डायनामिक में जो भी अमाउंट सेट की जाएगी वो मर्चेंट के द्वारा ही सेट की जाएगी, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, डायनामिक ऐसा लग सकता है क्योंकि डायनामिक मतलब क्या, चेंज होते, चेंज होना, ठीक है। बट यहाँ पे डायनेमिक क्यूआर मतलब क्या, डायनेमिक क्यूआर मतलब फिक्स्ड अमाउंट जो सेट किया जाएगा बाय द मर्चेंट। स्टैटिक मतलब क्या, स्टैटिक मतलब कुछ भी अमाउंट राहुल के द्वारा डाल दिया जा सकता है while making the payments to that particular merchant, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, याद रखना, उल्टा याद रख लो, डायनेमिक मतलब फिक्स्ड, डायनेमिक क्यूआर मतलब फिक्स्ड, स्टैटिक क्यूआर मतलब चेंजिंग। I hope this is damn clear, and this is the end of our third session of development in digital payments. I hope you are liking the sessions uh, as business standard newspaper analysis. If you're liking it, do let me know in the comment sections. Your comments are much more valuable to me because I have recently started this initiative around 1.5 months back, and I have stopped my business standard newspaper analysis purposefully because I'm not getting enough time due to my project deliveries, and I will have that restrictions. I will not have enough time at least till 15th of January. So kindly be patient. After 15th of January, I'll resume the business standard newspaper analysis sessions. But till then, I'll regularly upload the finance sessions with respect to digital payments, with respect to structures and structures of all India financial institutions, recent developments in global financial systems. This is what has been mentioned in your part A of the Reserve Bank of India's syllabus. So all that points I'll be covering in the next 15 days. So kindly be patient and watch these sessions till then. And after 15th of January, I'll be able to come up with the business standard newspaper analysis sessions. ठीक है, मैं नहीं आ पा रहा हूँ, मैं नहीं लेके आ पा रहा हूँ, इसके लिए मैं एक्सट्रीमली सॉरी फील कर रहा हूँ। बट अगेन मेरे बहुत ज्यादा कमिटमेंट्स है यार, आपको समझना पड़ेगा वो, बिकॉज आई एम IT प्रोफेशनल वेयर आई लुक आफ्टर दी strategy consulting for one of the IT company. I work as a freelancer over there, and also I work at the one of the offline institute in Pune where I teach finance management, social issues as well as general awareness on Saturday as well as Sunday.
So I cover entirely about RBI grade B as well as the general awareness which comes in the um, banking examinations as well as the RBI or any of the regulatory body examinations. So right now I have almost 2 to 3 jobs, so that's why it's very difficult for me to take these sessions regularly of business standard. ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि मेरे पास बिजनेस स्टैंड मेरे पास जो मेरा आईटी जॉब है उसके बहुत ज्यादा कमिटमेंट्स अभी आके रखे हुए हैं. जब मेरा 15 जनवरी को मैं मेरा प्रोजेक्ट डिलीवर कर पाऊंगा, अगर वो होता है 15 जनवरी के पहले, तो हम 10 जनवरी से ही स्टार्ट कर देंगे. तो अगर वो नहीं होता है तो डेफिनेटली 16 या 17 जनवरी से मैं बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर एनालिसिस के सेशंस फिर से रिज्यूम कर दूंगा. आई होप यू अंडरस्टैंड माई कंसर्न. आई होप यू अंडरस्टैंड मी. Thank you so much for today. I would be liking to meet you in tomorrow's session on this same platform, on this same channel. Thank you guys. Keep loving. Your love mattered to me a lot. And kindly be motivated, stay confident, and trust the process. If you trust the process, you will enjoy this part of aspirant life. And enjoying the life is very, very essential when you are giving such a tough as well as easy competitive examination. Thank you so much. Bye bye. Have a great night.